शनिवार शाम को मेरे मम्मी पापा मेरी दादी से मिलने बाहर गए थे, इसलिए पूरा घर मेरे लिए खाली था। मैंने सोचा कि आखिरकार द कॉन्जरिंग देखने का सही टाइम है। मैंने इस बात की चिंता की है कि मम्मी 15 साल के बच्चे पर इसके साइकोलॉजिकल असर के बारे में परेशान होगी। मैंने पॉपकॉर्न का एक बड़ा कटोरा बनाया, सोफे पर बैठ गया और लगभग 30 मिनट ही हुए थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब मैंने पीप होल से देखा तो एक लड़की मेरे बरामदे में खड़ी थी, जिसने हरे रंग का गर्ल स्काउट सैश और 2 चोटियां बनाई थी। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी जो उसके चेहरे के लिए बहुत बड़ी थी। गर्ल स्काउट्स हर समय कुकीज बेचती थी। ये कोई खास बात नहीं थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। गर्ल स्काउट्स आमतौर पर 10 साल की होती हैं, लेकिन ये लड़की कम से कम 20 साल की लग रही थी। उसने पूरा मेकअप किया हुआ था, मस्कारा और लिपस्टिक, लेकिन कपड़े छोटे बच्चे जैसे पहने थे। मैंने दरवाजा नहीं खोला था क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में देखने की वजह से ज्यादा सोच रहा हूँ। साथ ही वो सिर्फ कुकीज बेच रही थी, इसमें क्या ही बुरा हो जाएगा। मैंने दरवाजा खोला। हाय, हम अपने ट्रूप के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आप कुकीज खरीदोगे? पास से देखने में वो और भी अजीब लग रही थी। उसका मेकअप बहुत ज्यादा था, जिससे शायद मुहासों के निशान ढके हुए थे। चोटियां बिखरी हुई थी जैसे उसने जल्दी में बांधी हो, और उसकी आंखें उसकी मुस्कान से मेल नहीं खा रही थी। हाँ, मैंने कहा। कितने की है? $5 एक डिब्बा। उसने थिन मिंट्स का डिब्बा ऊपर उठाया। तुम क्यूट हो, तुम्हें पता है ना? मेरी धड़कन तेज हो गई। थैंक्स, मैंने कहा अपना वॉलेट निकालते हुए। बस एक डिब्बा देना। वो और करीब आई और मुझे उसके परफ्यूम की खुशबू आई। ये तेज और मीठी थी, ऐसी जो गले में अटक जाती हो। जानते हो क्या, अगर तुम अपनी पसंदीदा चुनना चाहो तो मेरी वैन में और भी वैरायटीज हैं। हाँ, मेरा दिमाग मुझे ना कहने और दरवाजा बंद करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं 15 साल का था और बेवकूफ था, और मेरे अंदर का एक हिस्सा खुश था कि एक बड़ी लड़की मुझ पर लाइन मार रही है। हाँ, मुझे देखने हैं। वो हंसी, मुड़ी और सड़क के किनारे की ओर चली गई, जहाँ एक सफेद वैन खड़ी थी जिसका इंजन चालू था। जैसे ही हम करीब पहुंचे, मैंने देखा कि खिड़कियों की जगह वैन के पीछे ठोस सफेद पैनल लगे हुए थे। ये यहीं अंदर है, लड़की ने कहा और साइड के दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। उसने दरवाजा खिसका कर खोला। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि मैं क्या देख रहा हूं, अंधेरे में से एक हाथ निकले और मुझे पकड़ लिया। एक ने मेरा हाथ खींचा, दूसरे ने मेरी शर्ट पकड़ी और अचानक मुझे अंदर खींचा जा रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन एक हाथ ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरे पैर मुश्किल से जमीन पर टिके थे कि उन्होंने मुझे पूरी तरह अंदर धकेल दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और वैन आगे बढ़ी। अंदर उनमें से एक ने मुझे नीचे धक्का दे दिया, जबकि दूसरा मेरी जेबें टटोलने लगा। उन्होंने सबसे पहले मेरा फोन लिया, फिर मेरा वॉलेट। मैंने अपने नए जॉर्डन पहने थे जो मेरे डैड ने मुझे अभी भी खरीद कर दिए थे। उनमें से एक ने उन्हें भी खींचकर उतार दिया। क्या बात, नया एडिशन, उसने कहा। प्लीज, मैं रोया। मुझे नफरत हो रही थी कि मेरी आवाज कितनी डरी हुई थी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताने वाला। वो लड़की पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वो हंसी जब उसने अपनी चोटियां खोली, और उनके बिना वो कम से कम 10 साल बड़ी, सख्त और ज्यादा बुरी लग रही थी। बेवकूफ नासमझ बच्चे, उसने सिगरेट जलाते हुए कहा। उसने एक कश लिया, फिर मुड़ी और जलती हुई सिगरेट का सिरा मेरे हाथ पर दबा दिया। मैं चीख पड़ा। तभी उन लड़कों ने मेरे पेट, चेहरे और पसलियों पर मारना शुरू किया। वो मुझे बेहोश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बस मुझे चोट पहुंचा रहे थे। मैं खुद को बचाने की कोशिश में सिकुड़ गया, लेकिन वहां ज्यादा जगह नहीं थी। हर बार जब मैं हिलता, एक और मुक्का पड़ता। मेरे मुंह में खून का स्वाद आया। मेरी नाक से खून बह रहा था जो वैन के फर्श पर टपक रहा था। एक मुक्का मेरी आंख पर लगा और मुझे तारे दिखने लगे। एक और मेरी पसलियों पर लगा और मुझे कुछ टूटने की आवाज आई। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं सांस नहीं ले पाया। वो हंस रहे थे, इस बात पर मजाक उड़ा रहे थे कि मैं कैसे रो रहा था और ये कितना आसान था। मुझे नहीं पता कि कितनी देर तक चला। सब कुछ दर्द और सिगरेट के धुएं और बियर की गंध में घुल मिल गया। कुछ घंटों बाद वैन रुक गई। उनमें से एक ने दरवाजा खोला और उन्होंने मुझे सड़क पर फेंक दिया। मैं जोर से गिरा। मेरे हाथ और घुटने फुटपाथ पर छिल गए। अपनी हद में रहियो, एक ने कहा। ऊपर मत देख, और अगर तू पुलिस के पास गया तो हमें पता है तू कहाँ रहता है। जब मैं सड़क पर पड़ा था, वह तेजी से चली गई। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। मेरा चेहरा सूजा हुआ लग रहा था और नाक से खून बहकर फुटपाथ पर गिर रहा था। जब मैं आखिरकार उठा तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। ये कोई ऐसा इलाका था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक औरत अपने फोन के साथ एक घर से बाहर आई। हे भगवान, क्या तुम ठीक हो? मैं 911 पर कॉल कर रही हूँ।
मैंने कहने की कोशिश की कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जब मैंने अपना मुंह खोला तो और खून निकला। मेरी पसलियों में इतना दर्द हो रहा था कि मैं मुश्किल से सांस ले पाया। जब तक हम इंतजार कर रहे थे उसने मुझे अपना बरामदे में बिठाया। पैरामेडिक्स ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। मेरी मॉम मुझे देखकर रोने लगी। मेरे डैड इतने गुस्से में लग रहे थे जैसे वो किसी को मार डालना चाहते हो। पुलिस आई और बयान लिया, लेकिन मैं उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बता पाया सिवाय इसके कि वैन सफेद थी। मैंने नंबर प्लेट नहीं देखी थी और नकली स्काउट लड़की के साथ कम से कम 2 लोग थे। मैंने 2 दिन हॉस्पिटल में बिताए। मेरी 3 पसलियां टूटी थी, सर में चोट लगी थी और नाक भी टूटी थी। चोट के निशान ठीक होने में हफ्ते लग गए थे, लेकिन शारीरिक चोटें सबसे बुरी बात नहीं थी। सबसे बुरी बात उसके बाद की जिंदगी थी। जब भी कोई हमारे दरवाजे पर खटखटाता मैं डर जाता। हर सफेद वैन जिसे मैं देखता उससे मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। मुझे इस वैन में होने के उस अंधेरे में उन मुट्ठियों के बुरे सपने आते थे। मेरी थेरेपिस्ट कहती कि ये PTSD है। वो मुझे फिर से सेफ महसूस कराने की तरीका सिखा रही थी, लेकिन कुछ रातों को मैं अभी भी पसीने से भीग जाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे धुएं और बियर की गंध आ रही है। पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। जहां तक मुझे पता है वो अभी भी बाहर ही हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं। बेवकूफ शरारती बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो किसी अजनबी के साथ उसकी वैन में चले जाए। मेरी मॉम नर्स हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारी नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है और मुझे घर पर अकेले रहने की आदत है। इससे मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। घर सेफ लगता था, हमारा पड़ोस अच्छा था, ताले मजबूत थे और स्ट्रीट लाइट्स भी काम करती थी। लेकिन हाल ही में उनका बॉयफ्रेंड स्टीवन कभी कभी हमारे घर रुकने लगा था। वो उसी हॉस्पिटल में काम करता था और मॉम ने कहा कि जब वो देर तक काम करती है तो घर में किसी दूसरे बड़े का होना अच्छा लगता है। वो ठीक ठाक लगता था। वो रात भी किसी दूसरी रात जैसी होने वाली थी। मैं करीब 9:30 बजे होमवर्क कर रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पीप होल से देखा। स्टीवन वहां अपने काम के कपड़ों में खड़ा था। वो थका हुआ लग रहा था। मैंने दरवाजा खोला लेकिन चेन लॉक लगाए रखा। हे स्टीवन, मॉम काम पर है। पता है मुझे, उसने कहा। उसकी आवाज में माफी का भाव था। परेशान करने के लिए सॉरी। कल मैं अपना बैग यहाँ छोड़ गया था। उसमें मेरी दवाइयाँ हैं और मुझे उनकी जरूरत है। वो सच में बीमार दिख रहा था और मुझे याद आया कि मैंने पहले उसका बैकपैक लिविंग रूम की कुर्सी पर देखा। ठीक है, रुको। मैंने चेन खोली और उसे अंदर आने दिया। वो सीधे लिविंग रूम की तरफ गया, धीरे से धन्यवाद कहा। जिस तरह से वो चल रहा था उससे मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने अपना फोन उठाया और किचन की तरफ जाते हुए मॉम को फोन किया। उन्होंने दूसरी घंटी पर फोन उठा लिया। हे स्वीटी, सब ठीक तो है? स्टीवन यहाँ अपना बैकपैक लेने आया है। उसने कहा है कि उसे अपनी दवाइयाँ चाहिए। माया, मॉम घबराई हुई लग रही थी। अभी अपने कमरे में खुद को बंद कर लो। मैंने उसे काम से निकाल दिया है। वो दिमागी रूप से बीमार है। मैंने उसे घर आने से मना किया था। मेरा खून जम गया। मैं मुड़ी और स्टीवन दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में बैकपैक की जगह मॉम की हैंडगन थी। फोन काट दो माया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हाथ में बंदूक पकड़े हुए। माया, क्या हो रहा है? मॉम फोन पर चिल्ला रही थी। मैंने कांपते हाथों से कॉल कट कर दिया। स्टीवन मेरे करीब आया और मैं काउंटर से सटकर पीछे हट गई थी। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ने आज मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ और मुझे मदद चाहिए, तो मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना बीमार हूँ। उसकी मुस्कान बहुत बुरी थी। स्टीव, घुटनों पर बैठ जाओ, उसने कहा। क्या? मैं दोबारा नहीं कहने वाला। घुटने पर बैठ जाओ। मैंने उसकी बात मानी। उसने बंदूक की नली मेरे माथे पर रख दी, जिससे मैं कांपने लगी। मैं उसकी उंगली ट्रिगर पर देख सकती थी। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने सिसकते हुए आंखें कसकर बंद करके कहा। जानती हो माया, वो मेरे लेवल पर झुकते हुए धीरे से बोला, मुझे लगता है कि तुम्हारी अकड़ू मॉम से ज्यादा मुझे तुम पसंद हो। ये अफसोस की बात है कि मुझे अब तुम्हें मारना पड़ेगा। मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा। अगर मैंने फौरन कुछ नहीं किया तो वो मुझे मार डालेगा। मैंने अपने दिमाग में कुछ ऐसा खोजने की कोशिश की जिससे मैं बच सकूं। तभी मुझे एक बात सूझी। मैंने जल्दी से सर हिलाया और मेरी आंखों से असली आंसू बहने लगे। तुम सही कह रहे हो, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मेरी मॉम, वो बहुत बुरी है। वो नहीं जानती तुम कितने अच्छे हो। स्टीवन का चेहरा बदल गया। क्या? उन्होंने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की। वो हमेशा काम करती रहती और मुझे अकेला छोड़ देती। वो मतलबी है। वो मेरा ख्याल वैसे नहीं रखती जैसे तुम रखोगे। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन मैं बोलती रही। मैं उनसे नफरत करती हूँ स्टीवन। बंदूक पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। वो सुन रहा था। मुझे उस तरह जीना पसंद नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा, खुद को उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। तुम ही अकेले हो जो सच में मेरे लिए हमेशा यहाँ रहे हो। उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। क्या तुम सच में ऐसे कह रही हो? बेशक।
मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज। स्टीवन ने बंदूक नीचे कर ली। उसकी आंखें अभी भी लाल थी, लेकिन अब वो थोड़ी नरम थी। उसने एक हाथ से मेरा चेहरा पकड़ा, दूसरे हाथ में अभी भी बंदूक थी। मुझे पता था, उसने फुसफुसाया, मुझे पता था कि तुम अलग हो। उसने मुझे गले लगाया और मुझे बंदूक का ठंडा मेटल अपनी पसलियों से दबते हुए महसूस हुआ। मेरे शरीर की हर मांसपेशियां भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने उसे वापस गले लगा लिया। हम आज रात निकलेंगे, नई शुरुआत करेंगे, उसने मुझे गले लगाते हुए कहा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो सुन लेगा। ठीक है, लेकिन मुझे पहले कुछ चीजें लेनी है, आईडी, कपड़े, मेरा फोन चार्जर, जो चीजें मुझे चाहिए होंगी। स्टीवन पीछे हटा, मेरे चेहरे को देखने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसने सब समझ लिया है। फिर वो मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। बेशक, मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। हम साथ में हॉलवे में चले। स्टीवन ने बंदूक अपने हाथ में रखी, दूसरे हाथ से उसने मेरा कंधा पकड़ा हुआ था। अपने बेडरूम में मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोलना शुरू किया, अपना सामान उठाया और उसे अपने बैग में ठूस दिया। स्टीवन दरवाजे पर खड़ा था, मेरी हर हरकत को देख रहा था। ज्यादा देर मत लगाना, उसने कहा। मैंने सर हिलाया, मेरी नजर धुंधली होने लगी। कमरा घूमता हुआ लग रहा था, मुझे अपनी पीठ पर पसीना टपकता हुआ महसूस हुआ। फिर मैंने बाथरूम का दरवाजा देखा। मुझे जल्दी से बाथरूम जाना है। जाने से पहले लंबी ड्राइव है ना? स्टीवन की आंखें सिकुड़ गई। जल्दी करना। मैं कांपते पैरों से बाथरूम की ओर बढ़ी। मेरे हाथ दरवाजे के हैंडल पर पहुंचे। दरवाजा खुला रखना, उसने कहा। मैं जम गई। स्टीवन प्लीज, बस मुझे शर्म आ रही है। उसने मुझे बहुत देर तक देखा, फिर आह भरी। है, तुम्हारे पास 2 मिनट है। मैं अंदर गई और ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया। लॉक इतनी धीरे से लगा कि मुझे खुद भी मुश्किल से सुनाई दिया। फिर मैंने अपना फोन निकाला और माँ को फोन किया। मम्मी, मैंने फुसफुसाया बाथरूम में दुबक कर। उसके पास तुम्हारी बंदूक है, वो मुझे ले जाना चाहता है, वो अभी मेरे कमरे में है। मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है। हिम्मत रखो, हम आ रहे हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। माया, क्या तुम्हारा काम हो गया? वो दरवाजे के ठीक बाहर था। मैंने जवाब नहीं दिया। माया, दरवाजे का हैंडल जोर से हिलने लगा। ये दरवाजा खोलो। मैं दीवार से सटकर खड़ी हो गई। फोन अभी भी मेरे कान पर था। मुझे दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। वो धीमी थी लेकिन हर सेकंड तेज होती जा रही थी। स्टीवन ने भी उन्हें सुना। तुमने पुलिस को बुलाया? वो चिल्लाया। दरवाजा खोलो, झूठी लड़की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो दरवाजे पर लात मार रहा था। मैं देख सकती थी कि लॉक के पास लकड़ी चटक रही थी। उसने लगभग दरवाजा तोड़ ही दिया, लेकिन पुलिस टाइम पर आ गई। लात मारने की आहट बंद हो गई। स्टीवन के कदमों की आवाज पीछे हुई और भी चिल्लाने की आवाजें आई। मुझे फर्नीचर के गिरने की आवाज सुनाई। फिर सन्नाटा छा गया। माया, माँ ने फुसफुसाया। ठीक है बेटा, तुम दरवाजा खोल सकती हो। मैंने दरवाजा खोला और उनकी बाहों में गिर गई। वो रो रही थी, मुझे इतनी जोर से पकड़े हुई थी कि मुझे मुश्किल से सांस आई। पुलिस ने स्टीवन को पीछे से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया था। वो जमीन पर था, हथकड़ी लगी हुई थी और चिल्ला रहा था। जब उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। मैं तुझे ढूंढ लूंगा माया, जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम दोनों के पास आऊंगा। वो उसे घसीट कर ले गए। उस पर घर में घुसने, गैर कानूनी रूप से हथियार रखने, अपहरण की कोशिश और आतंकवादी धमकियों का आरोप लगाया गया। हम उस गर्मी के मौसम में एक दूसरे शहर में चले गए। मॉम को नया घर मिला और मुझे नए स्कूल में दाखिला मिला। हम किसी को अपना पता नहीं बताते। मेरी मॉम ने छिपाकर हथियार रखने का परमिट ले लिया है। हमारे पास एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो मुर्दों को भी जगा दे। लेकिन अब भी उसके जेल में होने के बावजूद मैं सेफ महसूस नहीं करती, क्योंकि एक दिन शायद 5 साल में या शायद 10 साल में वो बाहर आएगा और वो हमारे पीछे जरूर आने वाला है। यह अक्टूबर के आखिरी शुक्रवार की रात थी। मेरे मॉम डैड एक शादी के लिए शहर के दूसरी तरफ गए थे और आधी रात के बाद ही लौटने वाले थे। मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा मोहल्ला काफी सेफ था। मैं अपने कमरे में यूट्यूब देख रहा था जब मुझे बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की आवाज और तेज और बेबस होती गई। वो कुछ चिल्ला रही थी जो मुझे समझ में नहीं आया। मैं उठा और अपनी खिड़की के पास गया। मेरे बेडरूम की खिड़की सड़क के उस पार पीटरसन के घर के सामने थी। वो कपल शायद 2 महीने पहले ही वहां रहने आया था। वो आदमी लियम लंबा और 30 साल का था, जो हमेशा वर्कआउट के कपड़ों में रहता था।
उसकी पत्नी पियरी उससे 10 साल छोटी और मिलनसार थी। इन्हें उसे पड़ोसियों से अच्छे से बात करते हुए देखा था। उनकी किचन की खिड़की ठीक मेरी खिड़की के सामने थी। लाइटें जल रही थी, इसलिए मैं सब कुछ देख सकता था। लियम अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था, अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को दबा रहा था। पेरी रो रही थी और पीछे हट रही थी जैसे वो उससे डरी हुई हो। मुझे अपने पर्दे बंद करके वापस बिस्तर पर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं हिल नहीं पाया। लियम ने पेरी को गर्दन से पकड़ा और उसे थप्पड़ मारा। वो जोर से नीचे गिरी। जमीन पर गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि मुझे कसम से कांच के पार भी सुनाई दी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने काउंटर से किचन का एक बड़ा चाकू उठाया और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी बीवी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। वो चिल्ला रही थी। लियम ने चाकू नीचे किया, 1 बार 2 बार, फिर से। मैंने गिनती खो दी। फिर उसने अपना चेहरा पोंछा और उस पर खून लग गया। उसकी पत्नी का खून, उसमें कोई शक नहीं था। कुछ सेकंड के लिए मैं डर के मारे खड़ा रहा, हिल भी नहीं पाया। लियम ने अचानक मेरी खिड़की की तरफ देखा। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में सुनाई दी। धीरे धीरे लियम अपनी खिड़की के पास गया, पर्दा हटाया और कांच के पास झुक गया। अब वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मेरा चेहरा याद कर रहा हूं। मैं नीचे झुक गया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से अपना फोन निकाल पाया। जब मैंने दोबारा देखा तो उनकी किचन की लाइट बंद थी। पूरा घर अंधेरे से भरा हुआ था। मैंने 911 पर कॉल किया। डिस्पैचर ने जवाब दिया और मैंने उसे बताया कि मैंने क्या देखा। उसने मुझे शांत रहने को कहा, मेरा पता पूछा। आधे रास्ते में मुझे बजरी पर कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो मेरे घर की उस तरफ से आ रही थी जहाँ पिछला दरवाज़ा था। मैंने घबरा कर फुसफुसाया, वो मेरे घर के बाहर है। उसने मुझे लाइन पर बने रहने को कहा कि पुलिस वाले आ रहे हैं, लेकिन कदमों की आवाज़ करीब आती गई। अचानक पीछे के दरवाजे का हैंडल खड़का। मैंने तुम्हें देखा है बच्चे, मुझे पता है तुमने भी मुझे देखा है। मैं अपने बेडरूम के फर्श पर जम गया था। फोन कान से लगा हुआ था। कातिला मेरे दरवाजे पर था। पुलिस आ रही है, मैंने उन्हें फोन कर दिया है। वो हंसा लेकिन वो अभी तक नहीं आए ना। फिर उसने दरवाजे पर लात मारना शुरू किया। पूरा फ्रेम हिल गया, लकड़ी टूटने लगी। दरवाजा खोलो इवान, चलो इस बारे में बात करें। मुझे पता मैंने क्या देखा। लात मारने की आवाज बंद हो गई। नहीं, तुमने जो देखा वो एक मजाक था। हम फिल्म बना रहे थे। तेरे ठीक है, दरवाजा खोलो और मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। दरवाजा खोलो। लात मारना फिर से शुरू हो गया और जोर से। वो खुद को दरवाजे पर मार रहा था। मैं रेंग कर अपनी अलमारी में घुस गया और अपने सर्दियों के कोट के पीछे छिप गया। लात मारना जारी रहा। फिर शीशा टूट गया। उसने खिड़की तोड़ दी थी। मुझे किचन की टाइल्स पर उसके भारी जूतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अंदर आ गया। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे कमरों की जांच करते हुए आगे बढ़ी। मैंने चुप रहने के लिए अपनी आस्तीन दांतों से दबा ली। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे उसके जूते अलमारी के दरवाजे के बाहर रुके, मुझे पुलिस की गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। वो कुछ सेकंड के लिए खड़ा रहा, शायद सोच रहा था कि मुझे मार दे या भाग जाए। भगवान का शुक्र है, उसने भागने का फैसला किया। पीछे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और मुझे पता चल गया कि लियम चला गया है। मुझे पुलिस वालों के चिल्लाने और किसी का पीछा करने के लिए कहते हुए आवाज़ सुनाई दी। कुछ मिनट बाद मैं अलमारी से बाहर निकला और दरवाजे की ओर भागा। मैंने देखा कि 2 पुलिस वाले लिविंग रूम में तलाशी ले रहे थे। मैंने उन्हें सब बताया। पुलिस वालों ने मुझे टूटा हुआ दरवाजा, टूटी हुई खिड़की दिखाई जिस पर खून लगा था। फिर हम उसके घर गए। अंधेरा हो चुका था। पुलिस वालों ने मुझे बाहर इंतजार करने को कहा, जबकि वो अंदर गए। टॉर्च की रोशनी चारों तरफ पड़ रही थी। एक पुलिस वाले ने मुझे पास आने से मना किया, लेकिन मैं खिड़की से पहले ही देख सकता था। पेरी की लाश किचन के फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। उसका खून हर जगह था, दीवारों पर, टाइल्स पर जमा हुआ था। पुलिस वालों ने सब कुछ पूछा। वो कैसे दिखता था, उसने क्या पहना था। मैंने उन्हें वो सब बताया जो मुझे याद था। उन्होंने तस्वीर ली, सबूत इकट्ठे किए और ज्यादा यूनिट्स को बुलाया। एक जासूस ने मुझे बताया कि पति को लगता था कि उसकी पत्नी धोखा दे रही। दूसरे पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि लियम हफ्तों से परेशान था। वो अक्सर उसे अपनी पत्नी से लड़ते हुए सुनते थे। जासूस ने यह भी कहा, तुम ही एकमात्र गवाह हो हमारे पास। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते, ध्यान से रहना, कभी भी अकेले मत जाना, अपने दरवाजे बंद रखना। मेरे मॉम डैड करीब 1 बजे घर आए तो हर जगह पुलिस की गाड़ियां थी और मैं एक एम्बुलेंस में कंबल ओढ़े बैठा था। मेरी मॉम रोई। मेरे डैड पूछते रहे कि क्या मुझे चोट लगी है। ये 3 हफ्ते पहले की बात है। लियम अभी भी फरार है। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। वो उस रात गायब हो गया और अब वो आज़ाद घूम रहा है। जानता है कि मैं कैसे दिखता हूँ, जानता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। हमने नए ताले लगवा लिए हैं। डैड ने सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया है। मुझे घर पर अकेले रहने की इजाज़त नहीं है। मेरी मॉम मेरे कमरे में सोती है क्योंकि मैं हर रात ये सोचकर जाग जाता हूँ कि मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है।
मुझे खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कभी कभी मैं जब बिस्तर पर लेटा होता हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है, खट खट खट। शायद हवा या खिड़कियों के हिलने की आवाज़ हो, लेकिन हर बार मेरा दिल रुक जाता है। पुलिस का कहना है कि वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, कि ये बस टाइम की बात है। लेकिन टाइम का मतलब है कि वो अभी भी बाहर है। टाइम का मतलब है कि हर रात मैं सोचता हूँ कि क्या आज रात वो वापस आएगा। टाइम का मतलब है कि मैं ही अकेला हूँ जिसने देखा है कि क्या हुआ, अकेला जो उसे पहचान सकता है। और जब तक मैं जिंदा हूँ वो सेफ नहीं है, जिसका मतलब है कि मैं भी सेफ नहीं हूँ।